फिनिश किया था आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। इसमें हमने प्रोटीन पढ़ लिया था, लिपिड्स पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा था, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमारा एंजाइम वाला पार्ट, तो एंजाइम वाला पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें एनसीईआरटी ओपन कर लो सबके सब अपना, पढ़ो। When we have learnt till now is that living organism, be it a simple bacterial cell। एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है, जहां पे जो भी वर्ड समझ में नहीं आएगा सेम टाइम पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी बोल रहे कि भाई हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोन हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनकी बॉडी जो होती है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी होती है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड माइक्रोमोलिक्यूल भी हो सकता है और मैक्रोमोलिक्यूल कंपाउंड एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। उस कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल पर सेल भी मेजर कर सकते हैं, मोल्स पर लीटर भी मेजर कर सकते हैं। वन ऑफ द ग्रेटर, इस लाइन को हाईलाइट करना सब अपनी एनसीईआरटी में, वन ऑफ द greatest discoveries ever made was the observation that all these molecules have a turnover number। ये बोला गया, मतलब एक सबसे बड़ी डिस्कवरी की गई इसी चीज पे लेके कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उन सब के अंदर एक टर्नओवर नंबर होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। इस लाइन का मतलब यह है कि एक बायोमोलिक्यूल कॉन्स्टेंटली किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल के अंदर चेंज होता रहता है, या फिर कोई एक बायोमोलिक्यूल बन रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल से बना होगा। ये एक ब्रेकिंग और मेकिंग मैकेनिज्म है। बायोमोलिक्यूल बन रहे हैं, बायोमोलिक्यूल टूट के नया बायोमोलिक्यूल बन रहा है। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेकिंग, ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिज्म मेकिंग, सिंथेसिस होना। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर अगर आप एक चीज देखें कि हम लोग प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, और वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद मैं डाइजेस्टिव सिस्टम ही सोच रही हूँ आप लोगों को स्टार्ट करना, तो आप वहां पे देखोगे कि हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में, फिर आगे अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करेंगे। दिस इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म है। फिर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा है, हम वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करा के ट्रांसलेशन के टाइम पे। दैट प्रोसेस इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है, एनाबॉलिज्म भी चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है। ईच ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। भाई जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। जिसका एग्जाम्पल देखो, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर से आपने क्या करा, CO2 रिमूव करा दिया, मेकिंग एन अमाइनो एसिड। उससे आपने अमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, अमीन में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने क्या करा, अगर रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर से आपने क्या करा, अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप हटा दिया, या फिर आपने हाइड्रोलाइसिस करा दिया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का एक डाइसेक्राइड का, तो इससे एक नया कंपाउंड, एक नया बायोमोलिक्यूल बन के आएगा हमारे पास। तो ऐसे ही जैसे बता रहे हैं कि भाई आपने अमाइनो एसिड के अंदर से CO2 रिमूव करा, अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया, डाइसेक्राइड्स का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज ब्रेक करा दिया, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर 10 in 1000 एग्जाम्पल्स है। मेजोरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन do not occur in isolation but are always linked to some other reaction। ये नहीं कि इंडिविजुअली रिएक्शन चलती है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन और बाकी बॉडी के अंदर चल रही रिएक्शन से भी कहीं ना कहीं लिंक कर रही होती है। इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। और जब हमने क्या किया, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को उठा के एक लिंक बना दिया उनके अंदर, जैसे फूड चेन बना देते हैं, बहुत सारी फूड चेन को उठा के फूड वेब बनवा देता है। अलग अलग फूड चेन चल रही थी इंडिविजुअली, ऐसी अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही थी, उन सबको लिंक करा के एक सीरीज बनवा दिया, उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे।
ठीक है। दीज मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर टू, जैसे कि आपका एक ट्रैफिक चलता है, लाइन में चलता है, एक कार उसके आगे दूसरी, उसके आगे दूसरी, उसके आगे दूसरी, ऐसे एक सीरीज में चलता है। ये जो पाथवेज है ये आपके लीनियर भी हो सकते हैं या फिर सर्कुलर भी हो सकते हैं, लाइन में भी या फिर सर्कुलर मोशन में भी। जिसका एग्जांपल आप लोगों ने सबसे अच्छा उसमें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा है ना, C3 साइकिल, C4 साइकिल, अलग अलग रिएक्शंस का एक लिंकेज ही तो बना रखा है वो। जैसे हमारी ग्लाइकोलाइसिस है, एक लीनियर पाथवे है या नहीं है ग्लाइकोलाइसिस? C3 साइकिल, C4 Yes. साइकिल सर्कुलर पाथवे है। यस मैम। Yes, ma'am. यही पाथवे जो होता है आपका क्रिस क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, इन्हीं को बोलते हैं हम ट्रैफिक जंक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाली चीजें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ से भी स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो आपके पाथवेज बने हुए इसको क्या बोल सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैफिक जंक्शंस। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनिट रेट एंड डायरेक्शन, जैसे कि मेटाबॉलिक ट्रैफिक का होता है। इस वाले पॉइंट को ये वाला जो पैराग्राफ है ये आप लोगों को तब समझ में आएगा जब आप लोगों के माइंड में पूरी ग्लाइकोलाइसिस होगी कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे चलती है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। क्या हम डायरेक्टली ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनवा सकते हैं? No, ma'am. नहीं बनवा सकते ना। एक सीरीज में साइकिल चलेगी या नहीं चलेगी? सीरीज में चलेगी। Yes, ma'am. ट्रैफिक चलता है, एक कार पीछे है, उसके आगे दूसरी कार है, इसके आगे ये कार है, ये कार है। अब ये कार चाहती है भाई मैं उठ के यहाँ आ जाऊं डायरेक्टली, नहीं जा सकती ना। पहले ये वाली शिफ्ट करेगी, फिर ये शिफ्ट करेगी, फिर ये शिफ्ट करेगी, फिर ये शिफ्ट करेगी। एक एक करके जब शिफ्ट करेगी तभी आगे ट्रांसफर हो पाएगी, डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर हो पाएगी। इसीलिए इन्होंने इसको ट्रैफिक से रिलेट करके आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। ये वाली लाइन को अगेन हाईलाइट करो। दिस मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। हमारी जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बॉडी के जो बायोमोलिक्यूल्स है, हमेशा डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मूविंग। मैम चेंज होता रहे। जो चेंज होता रहता है, और जो चेंज नहीं होता स्टेडी स्टेट बोलते हैं ना उसको। यस मैम। स्टेडी। Yes, ma'am. Rest. अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबोलाइट्स है, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, किस स्टेट में रहते हैं? डायनामिक स्टेट। Dynamic. जैसे हमारी बॉडी के अंदर पूरा डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ऐसे जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिक अलग फ्लो चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक स्टेट बोलेंगे। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, what is most important is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy condition। ये बोलते हैं कि what is most important, इस जब जो हमने इंटरलिंक बनाया है ना, इस इंटरलिंक के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? क्या ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा मेटाबॉलिक ट्रैफिक के वे में चल रहा है ये बहुत स्मूथ है, इसके अंदर कोई भी मिस हैप लिख दिया, इसका मतलब मिस हैपनिंग होने की हेल्दी कंडीशन में बहुत कम चांसेस है। विदाउट अ सिंगल रिपोर्टेड मिसहैपनिंग, कि भाई एक भी सिंगल रिपोर्टेड मिसहैपनिंग नहीं होगा हेल्दी कंडीशन के अंदर। डिसीज वाली कंडीशन अलग है, डिसीज वाली अलग है। अगर एक हेल्दी कंडीशन है उसके अंदर सिंगल मिसहैपनिंग्स नहीं हो सकता है। अनदर फीचर, पहला तो ये कि कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होगा अगर इंटरलिंक चलेगा सारा का सारा मेटाबॉलिज्म। दूसरा फीचर क्या है? अनदर फीचर ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन इज दैट एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड रिएक्शन। हर एक जो रिएक्शन होते हैं कैटलाइज, मतलब वहां पे एक प्रॉपर कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई ना कोई चीज ड्राइविंग फोर्स होता है जो रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहा होता है। देयर इज नो अनकैटलाइज मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन नहीं है जो अनकैटलाइज्ड हो। अनकैटलाइज मतलब जिसके अंदर कोई भी कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो। जैसे कि इवन CO2 डिजोल्विंग इन वाटर, जो वाटर के अंदर CO2 गैस हम डिजोल्व करा रहे हैं वो भी एक फिजिकल प्रोसेस है, वो भी कैटलाइज रिएक्शन है। द कैटलिस्ट विच हेस्टन का मतलब होता है इंक्रीज कर देना या फिर एनहेंस कर देना, एनहेंस करते हैं रेट ऑफ द गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्शन और आल्सो प्रोटीन्स, एंड दीज प्रोटीन विद कैटालाइटिक पावर आर नेम्ड एंजाइम्स। अब समझ में आया ये एंजाइम्स? ये एंजाइम्स ना बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल देखा है सब लोगों ने, ट्रैफिक में वो रेड लाइट्स होते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट, वो क्या कंट्रोल करती है? कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए।
सपोज कोई ऐसा रोड है जिसके अंदर 4 डायरेक्शंस है, तो कोई कार इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई स्ट्रेट जाएगी, तो वहां पे वो आपका रेड लाइट लगा के रखता है, ट्रैफिक लाइट लगनी रहती है, नहीं लगती है? वो किस लिए? एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए है या नहीं है? और वहां पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला और खड़ा कर दो, वो ट्रैफिक पुलिस वाला कंट्रोल करेगा ना कि रिएक्शन कैसे चल रही है, मतलब कार जो है सब स्पीड से चल रही है, नहीं चल रही है। या फिर हो सकता है कि कोई कार बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, लेट सपोज एक कार बहुत स्लो चल रही है, तो उसके पीछे आने वाली कार की भी स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? उनको भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा जब एक लाइन में चल रहे हैं सर। तो वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो एक इंजन की तरह वर्क करेगा, वो उस कार वाले को बोलेगा भाई तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ, कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, उसकी स्पीड को एनहेंस करेगा, ताकि पीछे आने वाले जितना भी मेटाबॉलिक पाथवे वो भी एनहेंस हो पाए। होगा या नहीं होगा? नंबर पे जो कार चल रही है उसकी स्पीड बढ़ेगी तभी तो पीछे वाली कार की स्पीड बढ़ेगी, ऐसे थोड़े ना पीछे वाली कार की भी स्पीड बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसी भी लिविंग स्टेट के अंदर चल रही है वो सारी की सारी कैटेलाइज रिएक्शन है। वहां पे हर जगह पे कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। कैटलिस्ट क्या काम करता है? कैटलिस्ट मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स के रेट को एनहेंस कर देता है। और ये कैटलिस्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता, प्रोटीन्स होता है। तो जब प्रोटीन के अंदर कैटलिस्ट वाली पावर आ जाती है, मतलब ऐसी पावर जब रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर सकते हैं, उस टाइम पे हम उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम। अब यहाँ पे अब आप बोलोगे मैम इन्होंने लास्ट लाइन क्या लिखा है? प्रोटीन विद कैटेलाइटिक पावर। वो प्रोटीन जिनके अंदर कैटेलाइटिक पावर है सिर्फ उन्हीं को है, क्योंकि हम बोलते हैं एंजाइम्स आर नोन एज प्रोटीन। सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते ना, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। Yes, ma'am. प्रोटीन्स को एंजाइम बोलेंगे, ओनली दोज प्रोटीन विच हैव कैटेलाइटिक पावर आर नोन एज एंजाइम्स। स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है यहाँ से? Yes, ma'am. समझ आ रहा है सबको? खुशबू, लकी, सार्थक, Yes, ma'am. एवरीवन? चलो अब एक और चीज इंपॉर्टेंट सुन लो। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, अब आप लोगों को एक चीज लग रहा होगा, जैसे मैंने अब आप लोगों को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बता दिया, अब जितना टाइम हमें अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ने में लग रहा है, आप सेकेंड टाइम खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे। एक एग्जाम्पल आपको देके बताती हूँ। जैसे कि लेट सपोज आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बैठे हो कि मैम ने एक बार एनसीईआरटी पढ़ा दे, एक बार मेरे को खुद से पढ़ना है, तो इस पूरे पैराग्राफ को ना पढ़ के अब आप लोगों को पता चल गया इस पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट चीज क्या है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी टर्नओवर। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो बीच वाला जो इतना सारी कहानी इन्होंने लिखी हुई है, आप इस पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे ना। फोकस किस लाइन पे करोगे? कैटेलाइज रिएक्शन पे। क्या करता है? हेस्टन द रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोटीन विद कैटेलाइटिक पावर। तो जितना हमें अभी टाइम लगा इसको पढ़ने में 15 मिनट के नाम, आपका ये मुश्किल से 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा पैराग्राफ? हो जाएगा। Yes, ma'am. इजली। तो इसीलिए बिकॉज आपने एक चीज सुना होगा, जितने भी टॉपर्स होता है वो एक चीज बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी को 8 से 10 बार पढ़ते हैं। लेकिन अब अगर कोई इनिशियली स्टूडेंट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है, उसको सुन के लगता है कि भाई 8 से 10 बार पॉसिबल नहीं है पढ़ना, लेकिन पॉसिबल है। एक बार मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो मैं सेकंड टाइम पढ़ूंगी तो मैं उसमें से जितना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है। और हाईलाइटर का भी यहीं पे रोल आता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी को हाईलाइट कर दिया हम लोगों ने। हाईलाइट कर दिया, नहीं कर दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं सेकंड टाइम पढ़ूंगी सिर्फ हाईलाइटेड चीजों पे मेरा फोकस जाएगा, पढ़ूंगी मैं सारी, बाकी चीजों को सिर्फ रीड करके निकल जाऊंगी। जो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है उसको एक एक दो बार मैं रिकैप कर लूंगी। फिर हर टाइम मैं पढ़ूंगी, हो सकता है मुझे और कोई इंपॉर्टेंट लाइन वहां से मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड टाइम पढ़ने के बाद मैं एक बार पीवाईक्यूज या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मेरे को नए नए क्वेश्चंस पता चलेंगे कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन कोड हो रखे हैं एनसीईआरटी से। तो जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस पहली लाइन से ऐसे क्वेश्चन कोड हो रखा था, तो इस वाली लाइन से भी क्वेश्चन कोड हो सकता है। थोड़ा क्वेश्चन कोडिंग वगैरह भी हमारे माइंड में क्लियर होगा, हो जाएगा ना। इसलिए बोला जाता है एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना अच्छे से। सार्थक बोल रहे हैं, पर अगर जिस तरह कभी कभार ट्रैफिक लाइट खराब हो जाती है, उसी तरह अगर इनके अंदर गड़बड़ हो गई तो क्या होगा और ये कैसे ठीक होंगे? तरह बेटा ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। आपको जो फीवर होता है तो फीवर के टाइम पे आप लोगों को बहुत ऐसा लो एनर्जी क्यों फील होता है? कुछ करने का मन नहीं करता है, बेड पे पड़े रहने का मन करता है, सिर्फ कुछ खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है।
क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के फीवर होता है, हाई टेम्परेचर है, और एंजाइम्स क्या होता है, टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अगर डाइजेशन में जो फूड है वो फूड आपका प्रॉपरली उससे एनर्जी नहीं बनवा पा रहा है, बिकॉज एनर्जी बनवाने वाले प्रोसेस में भी आपका पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है, एंजाइम्स का रहता है। आपका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है जब आपको फीवर होता है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी मिसफंक्शनिंग होती है। तो गड़बड़ का मतलब यही होता है, गड़बड़ ये नहीं होगी कि सारे एंजाइम्स के अंदर एक साथ हो जाएगी। जैसे याद है बायोटेक्नोलॉजी में SCID डिसीज पढ़ा है, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, याद है? उसके अंदर कौन से एंजाइम के अंदर डिसफंक्शनिंग हुई थी? मैम ADA। एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम, सिर्फ उस पर्टिकुलर एंजाइम में डेफिशिएंसी आई, उसकी वजह से पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो गया था, नहीं हो गया था? Yes, ma'am. एंजाइम के अंदर ऐसा कोई एंजाइम जो हमारी बॉडी का हम वापस से नहीं बन सकता वो, तो उसके लिए हमने क्या करा था, जीन थेरेपी करना पड़ा था। तो अगर गड़बड़ हो जाएगा उसको ठीक करने के हमें पहले देखना पड़ेगा किस टाइप का एंजाइम है। एंजाइम तो इंसुलिन भी होता है, इंसुलिन के लिए कोई जीन थेरेपी थोड़ी ना करता कि किसी को डायबिटीज हो गया, इंसुलिन का अमाउंट बॉडी में कम हो गया, उसको आर्टिफिशियल इंसुलिन दे दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। तो चेक किया जाएगा कि किस टाइप के एंजाइम के अंदर डेफिशिएंसी आई, उसका क्या क्योर हो सकता है। आज तक समझ में? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक चीज बोला था कि भाई रिवीजन करना है आप लोगों को अच्छे से, किस किसने स्टार्ट किया, बिकॉज लास्ट क्लास वाला हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा था आप लोगों के रिवीजन को लेके। जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा थे सब भूल गए थे। किया रिवीजन स्टार्ट अच्छे से? बोला था कुछ नया मत पढ़ो, नए टॉपिक्स नए टारगेट्स दे भी नहीं रही हूँ मैं आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। आज भी सारा रिवीजन वाला दिया, इवोल्यूशन चैप्टर जो फिनिश कराया था वो इवोल्यूशन चैप्टर पूरा, जेनेटिक्स और बायोटेक 2 यूनिट दिया था, दोनों यूनिट का वेटेज आपको लिख के बताया था, 114 मार्क्स, 44 मार्क्स आपका बायोटेक रखता है और 70 मार्क्स पूरा जेनेटिक्स रखता है। तो इतने मार्क्स तो हम बहुत इजीली पढ़ चुके हैं, और सेल बायोलॉजी भी हमारा फिनिश होने वाला है। अराउंड 200 मार्क्स का अगर आप लेके चलो ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो अगर आप और कुछ मत पढ़ो, सिर्फ ये 200 वाले पढ़ो भाई, 200 मार्क्स लेके आ जाओ अच्छे से। और बाकी इकोलॉजी है, और भी ह्यूमन फिजियोलॉजी बचा हुआ है, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी बचा हुआ है, बहुत सारी चीजें बची हुई है। आ जाओगे। अभी बोलते हैं मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, हमारे लिविंग सिस्टम के लिए क्या क्या मेटाबॉलिक बेसिस है। मेटाबॉलिक पाथवे में हमें पता चल गया कैन लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपल स्ट्रक्चर। जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकता है एक सिंपल मॉलिक्यूल से, या फिर एक सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, नहीं बन जाता है इन आवर स्केलेटल सिस्टम। तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, सिंपल शुगर है, उससे एक लैक्टिक एसिड बन गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गई है। तो जब फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे, जब डिग्रेडेशन होता है उसको बोलते हैं हम आपका कैटाबॉलिक पाथवे। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस, कितना स्टेप मैकेनिज्म है, 10 स्टेप मैकेनिज्म है ना, 10 स्टेप मैकेनिज्म। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी, इसी को हाईलाइट कर लेना सर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। लिविंग स्टेट में आ जाओ। एट दिस लेवल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट 10 and 1000 ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, हमें अभी हमने पढ़ा था लास्ट टू लास्ट पैराग्राफ में कि 10 and 1000 हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज रन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने CO2 अमाइनो एसिड के अंदर से अमाइन ग्रुप हटा दिए वाले एग्जांपल दिए हुए थे इन अ लिविंग सिस्टम। अदरवाइज इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं या फिर बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। और प्रेजेंट एट अ कॉन्सेंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, blood concentration of sugar in a normal healthy individual is इतना 4.5 से 5.0 मिलीमोल। इसको याद रखना, हाईलाइट कर लो, मे भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे। while that of hormone would be nanogram, जबकि जो आपका हॉर्मोन्स है वो आपके नैनोग्राम में भी हो सकते हैं और मिलीलीटर में भी हो सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक स्टेडी स्टेट में रहता है, कैरेक्टराइज बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल। इस लाइन का मतलब क्या है, अभी हमने मेटाबॉलिज्म में देखा वहां पे कैसा स्टेट था, डायनेमिक स्टेट था या नहीं था? हाँ मैम। Yes, ma'am. हम यहाँ पे स्टेडी स्टेट किसको बोल रहे हैं?
कि भाई जो बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स का इंटर कन्वर्जन चल रहा है, दैट इज डायनेमिक स्टेट। लेकिन वो बायोमोलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है, बायोमोलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन, वो किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर एक स्टेडी स्टेट में ही रहेगी। वो ये नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा एनहेंस हो रही है, एकदम से बहुत ज्यादा डिप कर रही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। वहां पे उनके इंटर कन्वर्जन, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। क्लियर? इसीलिए दीज बायोमोलिक्यूल्स आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स। इसीलिए हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? एक मेटाबॉलिक फ्लक्स के अंदर रहते हैं। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है? रैंडमली या सडनली कुछ भी चेंज हो जाना। कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस हो रहा, वो पहले उसके अंदर स्पॉन्टेनिटी होती है एंड देन वो किसके अंदर आ जाता है? इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है। जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अंटिल इक्विलिब्रियम अटेन। यस मैम। है ना? तो हमारी किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या चल रहा है? बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन चल रहा है, इंटर कन्वर्जन चल रहा है। तो हमें एक फिक्स है कि भाई एक पर्टिकुलर सेल के अंदर लेट सपोज 10 ग्राम प्रोटीन रहेगा, एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, 10 ग्राम प्रोटीन रहेगा। तो जब तक 10 ग्राम नहीं बन जाएगा तब तक तो उसके अंदर स्पॉन्टेनिटी रहेगी। लेकिन जैसे ही 10 ग्राम बन जाएगा उसके अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि भाई प्रोटीन बनेगा, ब्रेक होगा, बनेगा, ब्रेक होगा, कॉन्सेंट्रेशन 10 ग्राम ही रहेगी। ये चीज स्टेडी स्टेट इन अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। और जब यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, द स्टेडी स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। स्टेडी स्टेट का मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन, जब बॉडी के अंदर एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन बन जाते हैं तो 10 ग्राम रह जाती है पूरी पूरी, उसको बोल रहे हैं एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है वो आपका। वन शुड रिमेम्बर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। अगर इक्विलिब्रियम में है कोई भी चीज तो ऑब्वियसली वहां पे इंटर कन्वर्जेंस नहीं होगा, कुछ भी किसी भी सब्सटेंस का ना ही ना होगा ना ही आउट होगा। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कॉन्टिन्यूअसली दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। लिविंग सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है लेकिन वो कभी भी स्टेडी नहीं रह सकते, स्टेडी नहीं रह सकते वो कभी भी। सो यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने हाईलाइट भी करके रखा है। सो लिविंग सिस्टम एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी, स्टेडी का मतलब कांस्टेंट हो जाना, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। फिजिक्स के अंदर आप लोग देखोगे स्पॉन्टेनिटी का मतलब इंटर कन्वर्जन होता है, चीजों का कॉन्टिन्यूसली मूव ऑन करते रहना, और इक्विलिब्रियम का मतलब प्रोसेस का स्टॉप हो जाना। लेकिन यहाँ पे स्टेडी स्टेट मेंटेन रहती है बट कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में भी जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है और वहां पे स्टेडी स्टेट आ गई है फिर भी, तब भी आपकी जो सेल्फ है वो परफॉर्म करती रहती है, सेल की फंक्शनिंग होती रहती है। सिर्फ इस लाइन को हाईलाइट कर लो यहाँ से, ये स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिख देंगे, लिविंग स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, या फिर टू बी एबल टू नॉट परफॉर्म वर्क, ऐसे करके कुछ भी आपको दे सकते हैं। और ये क्यों चलता रहता है आपका प्रोसेस? क्योंकि हमेशा बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी बनती रहेगी, ब्रेक डाउन होता रहेगा, एटीपी फॉर्मेशन होगा, फिर उस एटीपी को यूज करते रहेंगे बॉडी। क्लियर? समझ में आई? मैम एक बार बता दो, इसलिए हमारा समझ। देखो सार्थक, सिर्फ सिंपल सी एक चीज याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। ये एक चीज बोल रहा है कि भाई हमारे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स क्या करते हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, डायनेमिक स्टेट है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो इन बायोमोलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन वो स्टेडी है, कॉन्स्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो ये बोल रहे हैं क्या वहां पे भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है? बिल्कुल। तो बोल रहे कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है प्रोसेस का स्टॉप हो जाना, स्टेडी का मतलब है प्रोसेस का, स्टेडी का मतलब यहाँ पे है कि कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है। स्टेडी का मतलब ये नहीं है कि जो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, ये प्रोसेस रुक गया है, ये प्रोसेस नहीं रुका है कभी भी, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा कभी भी। ग्लूकोज बन रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, बन रहा है, ब्रेक। ये नहीं कि ग्लूकोज बन के छोड़ दिया सेल के अंदर कि 10 ग्राम ग्लूकोज चाहिए, 10 ग्राम बन गया, स्टेडी स्टेट आ गई, हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ऐसे नहीं होगा, वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। और अगर बॉडी के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम आ गया, इट मीन्स इक्विलिब्रियम आ गया, उसका पूरा मेटाबॉलिज्म रुक गया है। इक्विलिब्रियम आते ही मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा।
सिर्फ याद रखना है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, तभी हम लोग कोई भी सेल या कोई भी बॉडी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम उसको लिविंग कंसीडर करेंगे। एनर्जी बनेगी ब्रेक होगी, बनेगी ब्रेक होगी। ये नहीं कि हमें 10 ग्राम एनर्जी चाहिए, 10 एटीपी चाहिए, 10 एटीपी बनेंगे मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, नहीं। 10 एटीपी बन रहा है, साथ ही साथ यूज हो रहा है। स्टेडी स्टेट है कि 10 एटीपी बनेंगे, उस प्रोसेस में 10 एटीपी बनेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं। एज मच जैसे वो ग्लाइकोलाइसिस में 38 एटीपी बनता है, साथ ही साथ वो एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बनते रहता है और हम उनको यूज करते रहते हैं आगे कौन से वाले प्रोसेस में, ग्लूकोज बनवाने में, क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज करते रहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में लाइट रिएक्शन में एटीपी बनवाता है, NADPH बनवाता है, फटाफट से उनको उठा के हम लोग स्ट्रोमा में ट्रांसफर करते रहते हैं, स्ट्रोमा में उनका यूज होता रहता है। तो ये थोड़े ना कि भाई एटीपी बनवा दिया लाइट रिएक्शन में और लाइट रिएक्शन रुक गई और वो एटीपी जाके चलेगा, फिर वो वेट करेगा कि भाई वहां पे एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, एटीपी कॉन्सेंट्रेशन कम हो तब हम बनाना शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होगा, ट्रांसफर होते रहेंगे, वो बनवाते रहेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, चलो अब आ जाती है सारी कहानी हमारे एंजाइम्स को लेके। एंजाइम्स के बारे में पहले थोड़ा सा लिख लो। एंजाइम्स जो होता है बच्चों, दो टाइप के होता है। एंड एंजाइम, सिंपल एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। और कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स बोलो, आज किसी की आवाज नहीं आ रही है क्लास में, जो नहीं है चैट सेक्शन में बोल भी सकते हो। किससे बने होता है कीमा? प्रोटीन से मैम। वो तो सिंपल वाले वो है जो सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने होंगे। कॉम्प्लेक्स वाले किससे बने होंगे? तुम बोलोगे तभी तो थोड़ा सा इंट्रैक्शन होगा, तभी थोड़ी क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी, नहीं तो बोरिंग हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स में आपका एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और एक हम कोफैक्टर्स होते हैं शायद। नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एक प्रोटीन पार्ट एक नॉन प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन वाला पार्ट जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं आपका एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर। अभी नॉन प्रोटीन पार्ट भी ना आपका दो टाइप से हो सकता है, ये आपका, या फिर ऐसे लिख लो कि कोफैक्टर दो टाइप से होता है। ये आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, बिकॉज नॉन प्रोटीन है, देखो अब प्रोटीन से तो नहीं मिलके बना हुआ है, किसी और चीज से मिलके बना हुआ होगा ना। अब वो ऑर्गेनिक से मिलके बना हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना है, या फिर इनऑर्गेनिक से मिलके बना, उस चीज पे डिपेंड करेगा। इनऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है आपका, मेटल आयंस हो सकते हैं। मेटल आयंस में जैसे जिंक वगैरह हो गया, इसको बोलेंगे हम आपका इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में भी दो कंडीशन और आ जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके प्रोटीन से टाइटली बाउंड है या फिर लूजली बाउंड है। टाइटली या फिर लूजली बाउंड है। टाइटली बाउंड है तो उसको बोलेंगे हम, और अगर लूजली बाउंड है तो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जांपल्स, peroxidase, कैटलेज या फिर हेमरोड। एंड कोएंजाइम के Na पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव। देखो अब इसको
तो मैंने क्या बताया भाई, एंजाइम्स, मैम मेरे बैकग्राउंड में हमेशा वॉइस होता है, इसलिए मैं ज्यादा माइक ओपन नहीं करता। एंड मैम कॉम्प्लेक्स एंजाइम वाला पता वाला नहीं पता, नो वरीज। देखो एंजाइम जो होता है वो दो टाइप से, सिंपल जो सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने हुए, कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी होगा और साथ साथ उसके अलावा कुछ छोटा सा नॉन प्रोटीन पार्ट भी आके जुड़ जाता है। अब वो नॉन प्रोटीन क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कोई भी मेटल आयन हो सकता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे प्रोटीन से टाइटली बाउंड है तो उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर वो लूजली बाउंड है उसको बोलेंगे कोएंजाइम। ठीक है, ये आपको याद, प्रोटीन पार्ट को एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर। इस फ्लो चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों के। लिख लो जल्दी जल्दी से, जब हो जाए बता। हाँ हो गया मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है भाई एंजाइम्स क्या होता है। हमने देखा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड, सम न्यूक्लिक एसिड मतलब हमने पढ़ा है भाई आरएनए, आरएनए भी के अंदर भी कैटेलाइज वाली पावर होती है या नहीं होती है, आरएनए हैज कैटेलाइजिंग पावर। तो जिस भी के अंदर कैटेलाइजिंग पावर होती है एंजाइम बोलते हैं। तो देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, जिसको बोलते हैं राइबोजाइम। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है वो, आरएनए। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम, एक लाइन डायग्राम के थ्रू एंजाइम का पता भी कर सकते हो। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, किसी भी एंजाइम की प्राइम जो प्रोटीन हो, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होगी, दैट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। जैसे प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है, ऐसी इसके अंदर सीक्वेंस होती है। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, उसके अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। प्राइमरी लीनियर होगी, सेकेंडरी और टर्शियरी भी हो सकता है। जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर पे, हमने याद है आप लोगों ने पढ़ा था टर्शियरी स्ट्रक्चर, कि कोई भी प्रोटीन अपनी सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस स्टेज में दिखाता है, टर्शियरी में दिखाया था ना। ये देखो बेटा, बताओ बताओ, कोई भी प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा, क्वेश्चन आता है उससे, सबसे ज्यादा अपनी एक्टिविटी टर्शियरी स्टेट में दिखाता है। यस मैम। फैजिया हो जाए तो बताना प्लीज। हो गया, Yes, ma'am. ओके। You will notice that the backbone of the protein chain fold upon itself, the chain crisscross itself and has many crises and pockets are, जैसे हमने देखा था प्रोटीन पहले सिंगल स्ट्रक्चर में, फिर प्रोटीन के अंदर ऐसे बीटा प्लेटेड और ऐसे अल्फा हेलिक्स बना था, फिर उसने ऐसे टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लिया था। तो मतलब उसके अंदर बहुत सारे क्रिस क्रॉस खुद से बना लेता है। अब ये क्रिस क्रॉस बनाना है, जैसे कि लेट्स सपोज ये स्ट्रक्चर बन रहे, चलो ये वाली स्ट्रक्चर बताती हूँ। इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, ये एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, ये एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि भाई जब प्रोटीन अपने अंदर फोल्डिंग करता है तो उस फोल्डिंग के टाइम पे उसके अंदर कुछ क्रीविसेस, क्रीविसेस का मतलब तो डिप्रेशंस या फिर कुछ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। उन्हीं पॉकेट को हम बोलेंगे एक्टिव साइट। यहां से हाईलाइट करना, एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, उसका रिवाइस भी है या फिर पॉकेट है, इनटू विच सबस्ट्रेट आके फिट होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जब एंजाइम से बाइंड करेगा तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम का क्या काम है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो आखिरकार ये एंजाइम सबस्ट्रेट कैसे बाइंड करता है, तो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट होता है, जिस एक्टिव साइट से आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो उसको हम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। देखो अब तक तो बोलता है एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रेवाइस और पॉकेट इनटू व्हिच सबस्ट्रेट विल फिट। दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट, एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के थ्रू ही कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन को, हाई रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़वा देते हैं। एंजाइम कैटेलाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का मतलब वो जो आपको याद है उसमें पढ़ा है आपने
केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग। केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, Yes, ma'am. वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है। उनके पास ऐसी एक्टिव साइट नहीं होती। उनका काम भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना होता है, नहीं होता है, उनके लिए टर्म यूज करते हैं एग्जैक्टली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा और कुछ बोलता है, तो भी माइंड से स्किप हो रहा है। आपने पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैम एडजॉर्प्शन। अरे ये जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं उसके लिए टर्म यूज करते हैं केमिस्ट्री वाली रिएक्शन। Ma'am, catalyst. हाँ वहां पे जनरली कैटलिस्ट, वो तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, Biocatalyst. बायो नहीं, बायो कैटलिस्ट तो यही पे ही होता है। तो लिविंग सिस्टम में जो कैटलिस्ट यूज होता है उसको बायो कैटलिस्ट बोल देंगे। हाँ कैटलिस्ट ही समझ लो, कैटलिस्ट ही समझ लो। तो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ वाले जो एंजाइम कैटलिस्ट है ना, और जो वो इनऑर्गेनिक वाले कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट मतलब मेटल आयन सारे के सारे, आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहा है ना, कहीं पे सल्फर को यूज कर रहा है, कहीं पे मैग्नीशियम को यूज कर रहा है, वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के अंदर कभी भी एक्टिव साइट नहीं होती। तो पहला डिफरेंस तो यही होगा। बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, जो कि हमको मेंशन करना है, पहला डिफरेंस कि भाई जितने भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकते हैं, हाई प्रेशर पे भी वर्क कर सकते हैं, बट एंजाइम्स जो हैं हमारे, जो यहाँ पे बायो में हम यूज कर रहे हैं, वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये प्योरली प्रोटीन के मिलके बने हुए हैं, और प्रोटीन के अंदर तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन से स्ट्रक्चर में शो करता है सबसे ज्यादा? टर्शियरी। और टर्शियरी के अंदर आपने देखा था ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, डाइसल्फाइड बॉन्ड थे, तो हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगी प्रोटीन की, तो कैसे वो एक्टिविटी दिखा पाएंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगी। टर्शियरी स्ट्रक्चर डैमेज होते ही एंजाइम एक्टिविटी डिस्ट्रॉय। तो फास्ट तो नहीं जा रहा है ना? No, ma'am. तो फिर समझ ये आ गया। तो अभी बोलते हैं कि भाई कितने टेम्परेचर तक हमारे एंजाइम वर्क कर सकते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस तक वर्क कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिग्रेड हो जाएंगे एंजाइम्स। वो एंजाइम जो हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी से आइसोलेट करता है, आइसोलेट मतलब बाहर निकालते हैं, वो नॉर्मली लिव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जो कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे भी रहते हैं, जैसे कि हॉट वेंट, सल्फर स्प्रिंग्स वगैरह, वो स्टेबल। इसका एग्जाम्पल एंजाइम वाला याद करो, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वहां पे एक एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है। नाम बताओ जल्दी से। आज ही बोला था बायोटेक रिवाइज करने के लिए। Ma'am, thermos aquaticus. Ma'am, yes, ma'am. भाई मैम यही तो उससे तो निकालते हैं। निकालते हैं, दैट वन इज बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस इज बैक्टीरिया, उससे एंजाइम निकालते हैं। क्या नाम है एंजाइम का? सुल्ताना, वेरी रॉन्ग। किसी ने बायोटेक रिवाइज नहीं किया। एग्जैक्टली निमिषा, टेक पॉलीमरेज। भाई गुंजन, हीमा, ऐसे चलेगा क्या? ऐसे नीट क्रैक करोगे? जेनेटिक्स और बायोटेक रिवाइज करने के लिए दिया था मैंने आप लोगों को, कुछ ज्यादा नहीं दिया था। पॉइंटिंग बच्चों, कोई बात नहीं, बट जब मैंने बता दिया बैक्टीरिया, टेक पॉलीमरेज भी तो याद नहीं था ना हिमा आपको? याद था टेक पॉलीमरेज? वो एकदम से ना बैक्टीरिया का नाम निकल गया, थर्मोस एक्वाटिक। कोई बात नहीं, छोड़ो। तो ये था, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालाइटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी वो अपनी कैटालाइटिक पावर को रिटेन करके रख सकते हैं, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम हो टेक पॉलीमरेज। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम। जो थर्मल स्टेबिलिटी होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है सच एंजाइम की। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहने की पावर। आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके चलते हैं। आगे समझ में? यस मैम। चलो आगे चले। गिव मी अ सेकंड।
2 मिनट होल्ड करना, मैं जस्ट 2 मिनट पे आती हूँ, ठीक है? Okay. तब तक इसको रिवाइज करो एक बार। या सॉरी बच्चों, चलो इतना समझ में आ गया सबको एंजाइम के बारे में क्या क्या याद रखना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन कोड होके आ सकता है, पहला क्वेश्चन एक्टिव साइट पे आ सकता है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और कैटलिस्ट के बीच में डिफरेंस पूछ के स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ सकता है ये। और जो एक्टिव साइट्स होता है उसके लिए इनसीईआरटी ने पॉकेट्स और रिवाइज टर्म यूज किया है, इसके बारे में क्वेश्चन आ। अभी इन्होंने केमिकल रिएक्शंस के बारे में दिया हुआ है कि भाई एंजाइम एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स, हम इन एंजाइम्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। पहले केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में 10th क्लास में या 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। फिजिकल कोई नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है, केमिकल चेंज। फिजिकल में नया प्रोडक्ट नहीं बनता ना, केमिकल में बनता है नया प्रोडक्ट। फिजिकल में जनरली क्या होता है, चेंज इन शेप, मतलब सिर्फ किस स्टेट में चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन शेप हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, उसको बोलते हैं। मम्मी रिवर्सिबल होता है ना? हाँ, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। Other physical process is a change in state of matter, जैसे आइस को वाटर में बना दिया या फिर वाटर से वेपर्स बना दिया, इसको हम फिजिकल प्रोसेस बोलेंगे। When bonds are broken, जब हमने कहीं पे बॉन्ड को ब्रेक करवाया या फिर नए बॉन्ड बनवाए, यहाँ पे सिर्फ स्टेट में, फिजिकल में सिर्फ स्टेट में चेंज आता है, और केमिकल में बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग होता है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 रिएक्शन, यहाँ पे BaSO4 बन गया एंड H2O बन गया, ठीक है। ये is an example is an inorganic chemical reaction जिसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च होता है, उससे क्या बनता है, ग्लूकोज। इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको हाईलाइट कर लेना। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, कि हमारे पास जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस चल रहे हैं
उनका रेट क्या बताता है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना कितने टाइम में पर यूनिट टाइम। ये इक्वेशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकालोगे, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कितने टाइम के अंदर। ठीक है, लकी फर्स्ट जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो शीट में अपडेट कर रखी है मैंने, बेटा चेक कर लेना वहां से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। रेट कॉम वेलोसिटी का मतलब होता है ना कोई इंसान कितनी स्पीड से चल रहा है। इफ द डायरेक्शन स्पेसिफाइड, और अगर हमने उसके अंदर डायरेक्शन बता दे तब वेलोसिटी कंसीडर करता है, नहीं तो उसको स्पीड बोलते हैं आप लोग। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, अब यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब कि वो फॉरवर्ड हो रही है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, ये वो डायरेक्शन है। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस जो होता है वो टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, और बाकी कैटलिस्ट से तो होगा ही होगा। तो एक जनरल थंब रूल इन्होंने बना दिया, इज दैट रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ। कब रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, कब डिक्रीज होगा हाफ में, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। मतलब आपकी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को आपने किसी भी डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, हर 10 डिग्री सेल्सियस में अगर आप चेंज कर रहे हो तो कितना एनहेंस हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर कितना रिड्यूस टू हाफ हो जा रहा है, उसको रेट बोलेंगे आप। कितना प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे सपोज आपकी रिएक्शन अभी 15 डिग्री सेल्सियस पे चल रही थी तो मेरे पास 10 ग्राम प्रोटीन बन रहा था। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, 15 था ना पहले, तो अब उसको 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो 25 डिग्री सेल्सियस करते ही क्या हो गया, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन पहले 10 ग्राम बन रहा था कितने सेकंड में बन रहा था, 2 सेकंड में बन रहा था, और अब वो 25 होते कितना में हो गया, अब वो 1 सेकंड में हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना एनहेंस हुआ, डबल हो गया ना रेट ऑफ रिएक्शन। पहले 2 सेकंड में हो रहा था 1 सेकंड में हो गया। और अगर यही 2 सेकंड में 4 सेकंड में होता तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज टू हाफ। Yes, ma'am. टाइम बढ़ गया, यही होता ना, तो यही लाइन इन्होंने लिखी हुई है। कैटलाइज रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। कि जो भाई रिएक्शन जो कैटलिस्ट के थ्रू हो रही है उसका रेट बहुत वास्टली बढ़ जाता है एज कंपेयर टू एनकैटलाइज्ड वन। जब एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व करते हैं द रेट वुड बी वास्टली हायर देन दैट द सेम बट एनकैटलाइज्ड रिएक्शन से। जैसे कि एग्जांपल CO2 प्लस H2, कार्बोनिक एनहाइड्रेट से H2CO3, ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, उसमें पढ़ते हैं ना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, CO2 ट्रांसफर, CO2 ट्रांसफर में है ना, कि CO2 किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो ये रिएक्शन RBC के अंदर चल रही होती है ना, H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड ये। Yes. अब बोलते हैं, देखो क्या लिखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। अगर मैंने यहाँ से कार्बोनिक एनहाइड्रेट हटा दिया तो मेरे को इस रिएक्शन को होने के लिए 1 घंटा लग रहा है, कि विद अबाउट इसके 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के 1 घंटे में बन रहा है जब मैंने एंजाइम यूज नहीं किया। हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम, जब मैंने फिर यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम यूज किया विद इन द साइटोप्लाज्म, इस रिएक्शन की स्पीड जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई, कि भाई पहले 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, अब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है 6 lakh. 6 लाख है ना, 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं विद इन अ सेकेंड। per second. तो कितना ज्यादा एनहेंस हुआ है, तो 2 टाइम्स में तो बहुत ज्यादा टाइम्स हो गया। क्योंकि पहले देखो आप खुद 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती है, 60. Yes, ma'am. 3600. 3600. 3600 सेकंड होती है। 3600 सेकंड में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, 1 सेकंड में कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 200 कौन 36। देखो 1 सेकंड में भाई 1 मॉलिक्यूल भी नहीं बन रहा था, और हम यहाँ पे 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन गए। मतलब अराउंड 6 लाख टाइम्स ही रिएक्शन इंक्रीज हो गई या नहीं हो गई। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। No, ma'am, clear है. तो रेट ऑफ रिएक्शन अराउंड 6 लाख टाइम्स ही बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। Yes, ma'am. तो वही ये चीजें समझा रहा है, तो इसको याद रखना। हो सकता है ये डायरेक्टली इसी डेटा के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले
कि भाई जब हमारे पास ये रिएक्शन देते हैं और इस रिएक्शन में हम एंजाइम यूज नहीं कर रहे हैं तो 200 मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने घंटे, या फिर 100 मॉलिक्यूल के लिए पूछ ले भाई 200 मॉलिक्यूल के लिए 1 घंटा लगता है, तो 100 मॉलिक्यूल के लिए हाफ आवर। कर सकते हो ना ये आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस डेटा को याद रखे ना। जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज किया तो उसने रिएक्शन को कितने मॉलिक्यूल बना दिए, 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनाने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब इस एंजाइम ने कितना 10 मिलियन टाइम रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर दिया। तो इसका मतलब भाई पावर ऑफ एंजाइम जो है इनक्रेडिबल है, बहुत ज्यादा हाई है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम, थाउजेंड्स टाइप्स के एंजाइम्स हमारे पास है जिसके पास ऐसी ही यूनिक प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शंस को एनहेंस करने की, कैटेलाइज करने की। अब मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, जो एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है उसको अलग अलग टाइप के एंजाइम्स भी कैटेलाइज कर सकता है या फिर एक ही टाइप का एंजाइम भी कैटेलाइज कर सकता है। पूरा मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे हम ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे पढ़ते हैं, अलग अलग एंजाइम्स होता है नहीं होता है हर एक स्टेप पे। ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, 2 पायरुविक एसिड। 10 स्टेप प्रोसेस है तो हर एक स्टेप में 10 ही एंजाइम्स यूज होता है। पूरा मेटाबॉलिक पाथवे, जब ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड देन 10 डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पे कैटेलाइज करेंगे रिएक्शन को, जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ोगे। क्लियर? ऐसे ही जब हम लोग ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनवाएंगे या इथेनॉल बनवाएंगे, उसके अंदर भी अलग अलग एंजाइम्स बनेगा। इथेनॉल बनवाएंगे वहां पे भी अलग अलग एंजाइम्स का यूज हम लोग देखेंगे कि कैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज कर रहा है, अलग अलग टाइप। क्रेब्स साइकिल के अंदर एंजाइम यूज होता है, स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स यूज हो रहा होता है, C3 साइकिल में C4 साइकिल। तो एंजाइम्स बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है? आ रहा है समझ में? Yes. Yes. पढ़ा है कभी भी पहले इस चैप्टर का इतना ज्यादा डिटेल में? नहीं मैम। बहुत बोरिंग सा लगता होगा ना पढ़ने में, तो मैम क्या लिखा हुआ है अपनी बेटे, देखिए बच्चे भागते हैं इस चैप्टर से तो दूर। पढ़ के पता चल रहा है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरेस्टिंग है ये लाइंस, बोरिंग नहीं है। और डेटा सारा का सारा वो है जो हमें पता है, बट थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बताया हुआ है ताकि क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाए यहाँ से। मजा आ रहा है ना पढ़ने में एनसीईआरटी? ये तो ऊपर ऊपर से बता देती सारी चीजें, लेकिन एनसीईआरटी ने इन्हीं सारी चीजों को डेली लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स दे के बताया हुआ है। आगे वाले चैप्टर्स में जो चीजें पढ़ोगे उसके थ्रू समझाया हुआ है, जिसकी वजह से वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, बहुत इजीली समझ भी आ जाता है हम लोगों को, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता समझ। अब बोलते हैं कि भाई ये एंजाइम्स आखिरकार इतना ज्यादा हाई रेट कैसे बढ़वा देते हैं, कैसे काम करते हैं ये एग्जैक्टली, वो बता रही है। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि हमने एक एक्टिव साइट के बारे में हमें पता चल गया भाई एक्टिव साइट क्या होती है। केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन को ही हम एक रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई? रिएक्शन जो कि किसी के अंदर हम केमिकल कंपाउंड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उस केमिकल को क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बोलेंगे। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन के अंदर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन से स्ट्रक्चर में दिखाता है? ये अपनी टर्शरी स्ट्रक्चर में दिखाता है। उसके अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स होता है, दोस पॉकेट्स आर नोन एज एक्टिव साइट। तो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और क्या बना देता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? ईपी में कन्वर्ट कर देगा। इसको बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फिर यहां से प्रोडक्ट अलग, एंजाइम अलग। तो एंजाइम एट द एंड ऑफ रिएक्शन अनएल्टर्ड रह जाता है, नहीं रह जाता है? कोई चेंजेस नहीं आते, कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल चेंज। सिंपली ये सपोज मेरे पास एंजाइम है, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आएगा, बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराया, प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो गया, एंजाइम बाकी आ गया। मस्त है। ये बोल रहा है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है, ठीक है? इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम। सबस्ट्रेट को कहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा? अपनी एंजाइम की एक्टिव साइट, उसका क्लेफ्ट, उसका पॉकेट, उससे बाइंड करना पड़ेगा। सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज इनटू, किसमें डिफ्यूज करना पड़ेगा उसको? फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब कुछ इन्होंने स्टेप्स दे दिए, क्या होगा? सबसे पहले वही मैंने जो आपको बताया, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, प्रॉपर्ली वहां पे फिट हो जाएगा।
फिर जैसे ही बाइंडिंग हुआ सबस्ट्रेट का, उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस द एंजाइम टू एल्टर इट शेप, अपनी एंजाइम अपनी शेप के अंदर कुछ एल्टर का मतलब होता है चेंजेस लेके आएगा, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड, ताकि सबस्ट्रेट को इजिली फिट कर पाए, बहुत टाइटली फिट कर पाए उसके अंदर। एंजाइम साइट ऑफ द एंजाइम, सॉरी एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की, नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब अब उसके अंदर, बिकॉज उसने क्या किया, सबस्ट्रेट को बहुत टाइटली पकड़ लिया है, अब वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स है उनको ब्रेक कराएगा, और सबस्ट्रेट के अंदर केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक करके तभी तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट इज ऑल्सो अ बायोमोलिक्यूल, एक बायोमोलिक्यूल से दूसरा बायोमोलिक्यूल बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दो ही चीजें होंगी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल के अंदर, तो चेंज शेप होगा, चेंज इन शेप होगा, तो हमारे एंजाइम के अंदर चेंज इन शेप हो रहा है, एंजाइम फिजिकल प्रोसेस दिखा रहा है, जो सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है वो केमिकल प्रोसेस दिखा रहा है, राइट और नॉट? मैम ये प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट क्या है वो बताना। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट, बहुत नियरेस्ट, ओके मैम। जो मैंने अभी वो रिएक्शन लिखी ना पीछे वो वाली है। फिर एंजाइम क्या करेगा, देखो न्यू प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर वहां से प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, और फ्री एंजाइम, अब वो जो एंजाइम वहां से रिलीज हो गया फ्री, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, अगेन कैटालाइटिक साइकिल को रन कराएगा। ये सिंपल इन्होंने यहाँ पे लिखे थे और मैंने आपको रिएक्शन में बता दिया था पीछे। मैम हाँ बोलो। मैम लास्ट पेज पे एक ग्राफ है कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक बार आप उसे क्लियर करा देंगे? यही वाला है ना बेटा? नहीं मैम, इससे लास्ट पेज पे जो अभी हमने किया, अच्छा ये वाला? जी 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 ये हमने पेज छोड़ दिया क्या? यस मैम। यस मैम। तभी मैं सोच रही डायरेक्ट स्टेप्स लिख के दे दी, इसको करता है। देखो एक बार पहले से रिलेट कर लेते हैं। हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला जो भी मैंने बताया वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे इन्होंने ये बताया हुआ है। अब सबस्ट्रेट में क्या बोल रहा है, सबस्ट्रेट किससे बाइंड कर रहा है, एक्टिव साइट से बाइंड कर रहा है, ठीक है। उसने क्या करा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, ई का मतलब बोल रहे हैं एंजाइम है। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फेनोमेनन, मतलब यहाँ पे ट्रांजिएंट बनेगा, ट्रांजिएंट का मतलब होता है एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ता ना, ट्रांजिशन स्टेट एक टेम्पररी स्टेट होती है। यस मैम। यस मैम। ड्यूरिंग द स्टेट, इस स्टेट के अंदर जहां पे सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड किया हुआ है, एक ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनी। वेरी सून जो प्रोडक्ट है, सॉरी जो सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट के अंदर या तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और वो प्रोडक्ट वहां से एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है उसको हमने किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक नए प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा हमारी इस पाथवे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के थ्रू निकलना पड़ेगा, मस्ट गो थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। There could be many more altered, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रक्चर स्टेटेस आ सकती है, जैसे वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट है। फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट, मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट आके बन सकती है। इम्प्लीकेट इन दिस स्टेटमेंट, इट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, जितनी भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है सब अनस्टेबल होता है, टेम्पररी होती है वो। अगर वो स्टेबल होती तो भाई प्रोडक्ट में क्यों ही कन्वर्ट होंगी, हर कोई मॉलिक्यूल चाहते हो स्टेबिलिटी गेन करना, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। क्यों ट्रांजिशन स्टेट में नहीं रहते, बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है टू गेन देयर या फिर टू अचीव देयर stability. Clear? Hence, when we look at this pictorially, अगर हम इस ग्राफ में देखो ये ग्राफ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इन्होंने एक जगह पे क्या दिखाया, हमको एनर्जी दिखाया हुआ है, एक जगह पे हमको कि रिएक्शन का रेट क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। लेट्स सपोज अब ये क्या, फर्स्ट वाला देखो एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, विदाउट एनर्जी। हमने क्या किया, आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को
जब हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, एंजाइम नहीं लिया तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी, देखो कितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी लगी। ग्राफ बड़ा है नहीं है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जब मैंने एंजाइम यूज किया, एंजाइम ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया, डिक्रीज। तो हम ये भी बोल सकते हैं एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। करता है। तो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। और यहीं पे जनरली क्या होता है, ट्रांजिशन, पहले ट्रांजिशन स्टेट आती है, फिर ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आगे समझ में कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या बता रहा है? थैंक यू। फिर यही इन्होंने सारी की सारी वही कहानी लिखी हुई है ट्रांजिशन स्टेट वाली, कि सबस्ट्रेट को एस लिखेंगे, प्रोडक्ट को पी लिखेंगे, पी एट इट्स लोअर लेवल देन एस, देन द रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इससे कभी क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल एक बार चलो देख लेते हैं। इन्होंने ये जो ग्राफ बताया ना मैंने आपको, यही ग्राफ एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है इन्होंने, वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, एक्स एक्सिस पे हमारा रिप्रेजेंट कर रखा है कि जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कैसे बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बन रहा है। आप यहाँ पे नोटिस क्या करोगे, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बीच की एनर्जी का लेवल क्या है। पी जो है वो बहुत लोअर लेवल पे, पी लोअर लेवल पे है ना एज कम्पेयर टू दिस, पी नीचे है, सबस्ट्रेट ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी। यस मैम। तो यहाँ पे बोल रहा है। फिर द रिएक्शन इज एन, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज होती है। क्योंकि यहाँ पे हाई एनर्जी है सबस्ट्रेट के, प्रोडक्ट की लो एनर्जी है, तो हाई से लो में कन्वर्ट होगा तो हीट एनर्जी तो रिलीज होगी। जब मेरे को लो से हाई में जाना होता है तब मेरे को एनर्जी देनी पड़ती है, लो एनर्जी से जब हाई एनर्जी बना होता है तब मेरे को एनर्जी देनी पड़ती है। एंजाइम के साथ एंजाइम भी देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ये वही रिएक्शन है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम प्रोडक्ट बना, एंड एंजाइम अलग प्रोडक्ट। क्लियर? एंजाइम जो बाद में आता है वो अनचेंज एंजाइम आता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। और ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट लिव स्टेट होती है, टेम्पररी स्टेट होती है। ये वाली लाइन समझ में आ गई थी सबको सारी? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग बच गया है इसमें, एंड क्या कोफैक्टर वाला। कोफैक्टर वाला तो मैंने आपको टेबल बनवा ही दिया है, फिनिश कर ले चैप्टर को। कोई जल्दी तो नहीं है, बिकॉज मैं देख रही हूँ बच्चों का काउंट कम ही होता जा रहा है क्लास में से। तो होता है ना रात में थोड़ा सेल्फ स्टडी वाला, इफ यू वांट हम सुबह फिनिश कर देंगे इसको, सुबह पूरा फिनिश हो जाएगा, एंड साथ साथ के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और चेस आप ही फिनिश करना है, सुबह करें। मैम सुबह करेंगे। चलो फिर सुबह कर लेंगे, नो वरीज। अब एक चीज मुझे आप लोगों से और डिस्कस करनी थी कि आप लोगों का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस चल रहा है उसमें से कितने बच्चे क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, हैंड रेज करके बताना। कोई ज्यादा बाउंडेशन नहीं है कि भाई आपको करनी ही करनी है, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं और से पढ़ रहे हैं वहां से भी कंटिन्यू रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। 16 बच्चे हैं तो आप 16 के 16 सारे के सारे मतलब कॉन्टिन्यूसली पूरा सिलेबस उन्हीं के साथ चाहते हैं फिनिश हो आपका। यस मैम। तो आपको एक चीज करना पड़ेगा कि भाई डेली क्लासेस लेना है, और डेली रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मैंने एक आप लोगों के लिए लिंक ट्री बना के शेयर किया था, उस लिंक को सेव कर लेना। उसी लिंक में प्लानर्स है सारे के सारे, कि आपका पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे टीचर्स, किस डेट में क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, वो भी मेंशन है अगर आप लोगों ने उसको डिटेल में ओपन करके देखा होगा। मैम एक चीज यस मैम। पूछनी है, जैसे इवनिंग वाली क्लास होती है 8 to 10 होती है, तो मैक्सिमम वो 10:45 तक चले जाती है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हम नोट्स नहीं कर पाते कई बार,